गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पीकिंग में कहाँ कहाँ और कब कब प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर इंट्रोडक्शन में अगर हिंदी में देखें तो होता है इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द दिए रहते हैं। क्लियर। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसकी जो पहचान होती है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस होता है। हालांकि ये भी एक कंडीशन होती है, कंडीशन में कहाँ एस या ईएस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये बाद में देखा जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ए सेंटेंस विच पॉजेज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो उसी के अनुसार देखें, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एस या ई एस का जो रूल होता है, रूल ऑफ एस या ई एस, उसको थोड़ा देख लेते हैं। रूल ऑफ एस और ई एस, इसमें यदि वर्ब के अंत में, वर्ब शब्द के अंत में ओ एस एच सी एच एक्स एस या डबल एस आता है तो इनके साथ ई एस लगता है, शेष के साथ ये शेष के साथ यस लगता है। क्लियर। इसकी भी एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है केवल सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब में एस या एस लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आने वाली वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वर्ब में एस या ई एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस या ई एस लगा करके नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। हमारी वर्ब पहले से ही सिंगुलर प्लूरल होती है, इसलिए इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस सेंटेंस की बात करें सिंपल की, जैसे राधा चावल पकाती है, तो ये हो जाएगा राधा कुक्स राइस। क्लियर। तो ये नोट कर लें, अगर आपको ज़रूरत है तो नोट कर लें। इसके आगे और बात करते हैं हम लोग। अब इसकी निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं, निगेटिव में निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये डू डज वही है, सिंगुलर के साथ आपका डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा। रीजन जैसे मैंने बता दिया है कि एस या ई एस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब में ही होता है। मैं गेंद नहीं खेलता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। आई डू नॉट प्ले बॉल। क्लियर। सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बात की है। द इंट्रोगेटिव विच स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अंग्रेजी में, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। क्या वे पत्र लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डू दे राइट अ लेटर। क्लियर। निगेटिव बनाना होगा, जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उनकी निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर। आगे चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें। डबल इंट्रोगेटिव जैसा मैंने बताया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब पढ़ा रहा था, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, वाई, विच, व्हेन आज से प्रारंभ होते हैं, तथा हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। अगर हम हु की बात करें तो मैंने बताया है वहाँ पर हु को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो हु प्लस वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, खाना कौन पकाता है, ये हो जाएगा हु कुक्स फूड। इसकी निगेटिव बनाएंगे तो सीधे डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट और whom की। व्हाट और whom प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया है मैंने, व्हाट और whom स्वयं ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है और whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर। इनकी एक एक ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह क्या खरीदती है, ये हो जाएगा व्हाट डज सी बाय। अगर इसका whom का कर लेते हैं, तुम किसे पढ़ाते हो, तो ये हो जाएगा whom do you teach। क्लियर। ये हो जाएगा आपका व्हाट वाला स्ट्रक्चर। इनकी निगेटिव बनाना है तो सीधे सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी अगर निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर। इसे देख लें आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं वाई, व्हेन, वेयर और हाउ का। यही तीनों ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जिनका स्ट्रक्चर एक समान बनता है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक एक एग्जाम्पल देख लें। राधा खाना क्यों पकाती है, ये हो जाएगा वाई डज राधा कुक्स फूड। क्लियर। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। व्हेन हो जाएगा तुम बाजार कब जाते हो, ये हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू मार्केट। बच्चा कहाँ खेलता है, तो ये हो जाएगा वेयर डज चाइल्ड प्ले। क्लियर। एक और बचता है, वे गेंद कैसे खेलते हैं, ये हो जाएगा हाउ डू दे प्ले बॉल। ध्यान दीजिएगा, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ ये सब एडवर्ब का बोध कराते हैं, एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। इसलिए ये वाई एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस और हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध कराता है। इनकी अगर निगेटिव बनाना होगा
तो जितने इंट्रोगेटिव होते हैं उनकी निगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। नोट कर लें इसे। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ जितने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं उनकी चर्चा में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब पढ़ाया था, जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें भी आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इनके तुरंत, क्योंकि जो जिस नाउन की ओर ये इंडिकेट करते, इशारा करते हैं, उस नाउन के इनके तुरंत बाद रखा जाता है। प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, ये बनता है इसका स्ट्रक्चर। हाउ मच क्वांटिटी का बोध कराता है और हाउ मेनी नंबर का बोध कराता है। इसे भी आपको ध्यान देना होगा। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो ये हो जाएगा व्हिच सब्जेक्ट डज टीचर टीच। ये जो हैं लिखा है मैंने, ये हमारी हिंदी की एक सभ्यता है, उसकी वजह से ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है। वह किसकी पुस्तक चुराता है? हुज का देख लें। तो ये हो जाएगा हुज बुक डज ही स्टील, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। हाउ मच का देख लेते हैं। बच्चा कितना दूध पीता है? तो ये हो जाएगा हाउ मच, क्योंकि मिल्क जो है क्वांटिटी का बोध कराता है, तो हाउ मच लगेगा। हाउ मच मिल्क डज चाइल्ड ड्रिंक। इसके बाद आते हैं हाउ मेनी का। राहुल कितनी पुस्तकें पढ़ता है? तो ये हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स डज राहुल रीड। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनकी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो निगेटिव इसका बन जाएगा। अब आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन स्पीकिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट चीज़ आप लोग देख लीजिए, यदि किसी वाक्य में तो हूँ, तो जरूर हूँ, तो अवश्य हूँ, अगर ये शब्द आते हैं तो जरूर हूँ, तो अवश्य हूँ, ठीक है, तो इनके लिए जो सेंटेंस बनता है उनमें डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, तो ये हो जाएगा आई डू गो। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ डज का प्रयोग किया जाता। दूसरा देख लें,
रनिंग कमेंट्री, चाहे क्रिकेट की कमेंट्री हो, फुटबॉल की कमेंट्री हो, अगर हमको कमेंट्री करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? रनिंग कमेंट्री के लिए। रनिंग कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोहली ने गेंद पकड़ा और उसे सीधे स्टंप पर फेंका। तो ये हो जाएगा कोहली कैचेस द बॉल एंड थ्रोज इट स्ट्रेट टू स्टंप। ये हो गया इसके दो प्रयोग। नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अगर कहीं पर आता है मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई फील। क्या हो जाएगा? आई फील हो जाएगा। अब अगर किसी कविता का वर्णन करना हो, किसी पोयम का एक्सप्लेनेशन करना हो, तो भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जैसे इस कविता में कवि प्रकृति का वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा इन दिस पोयम द पोइट डिस्क्राइब्स नेचर। In this poem, the poet describes nature. Clear? नोट कर लें इसको। किसी फिल्म या कहानी का वर्णन करना हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिल्म या स्टोरी अगर बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इस फिल्म में यह फिल्म कर देना, यह फिल्म एक गरीब लड़के की कहानी को बताता है। तो ये हो जाएगा दिस मूवी टेल्स ए स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पीकिंग में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है वो सारी चीज़ें देखी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और हाँ अपना फीडबैक ज़रूर दें।
कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।